So let's begin. तो कुल मिला के ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, कि जो काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू म्यू एस इंटू एन से ज़्यादा नहीं हो सकती। काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू एन के बराबर होती है। वहाँ पे एन क्या है? एन इज़ नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो लास्ट क्लास में एक चीज़ हमने ये और देखी थी कि जो नॉर्मल रिएक्शन है उसी पर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ना कि सरफेस एरिया पे। चाहे हम वुडन ब्लॉक को इस ओरिएंटेशन में रख दें, क्यूबॉइडल एक वुडन ब्लॉक है, या उसको इस ओरिएंटेशन में रख दें, दोनों ही केस में फ्रिक्शन बराबर लगेगा इन स्पाइट ऑफ सरफेस एरिया भले ही इधर ज़्यादा है कांटेक्ट टू द फ्लोर, और यहाँ पे सरफेस एरिया कम है कांटेक्ट टू द फ्लोर, तब भी फ्रिक्शन दोनों केस में बराबर लगेगा, जो नॉन इंट्यूटिव है लेकिन बहुत ही लॉजिकल है क्योंकि प्रेसिंग ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, इस वजह से नॉर्मल रिएक्शन दोनों ही केस में बराबर है। सो एरिया की कमी को ज़्यादा प्रेशर कंपनसेट कर देता है, ऐसा समझ लेते हैं, ठीक है। सो इफ़ द अप्लाइड फोर्स एक्सीड्स एफ एस मैक्स, अगर अप्लाइड फोर्स जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो गया तो फिर बॉडी स्लाइड करना शुरू हो जाती है ना। सो इट इज़ फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटली that when relative motion is started the frictional force decreases from the static maximum value। तो क्या कहना चाहता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब स्लाइडिंग शुरू हो जाती है, कब होगी स्लाइडिंग शुरू? जब अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा तब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हल्की सी कम हो जाती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जब मोशन शुरू हो गया, जब स्लाइडिंग शुरू हो गई दो सरफेसेस के बीच में, तो कुछ हीट जनरेट हो जाती है। हीट जनरेट हो जाती है तो मॉलिक्यूल्स अच्छी तरीके से बाइंड नहीं हो पाते ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस के, तो बाइंडिंग एनर्जी उनकी थोड़ी सी कम हो जाती है, इस वजह से जल्दी से बॉन्ड्स ब्रेक होने लगते हैं। सो कुल मिला के क्या याद रखना है कि अगर काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, काइनेटिक मतलब कि स्लाइडिंग शुरू हो गई, तो फिर कांटेक्ट में जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू हल्की सी कम हो जाती है ना। एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं हो जाती, हल्की सी कम हो जाती है जस्ट। So frictional force that opposes relative motion between surfaces in contact is called kinetic or sliding friction and is denoted by Fk। तो जब गाड़ी चलना शुरू हो गई, जब स्लाइडिंग शुरू हो गई दो सर्फेसेस के बीच में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन से अलग वैल्यू हो जाती है, इसलिए उसको स्टैटिक फ्रिक्शन ना बोलते हुए काइनेटिक फ्रिक्शन बोल देते हैं, और वो थोड़ा सा कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, and is denoted by Fk। So kinetic friction, like static friction, is found to be independent of the area of contact। So kinetic friction भी area of contact से independent होता है। Further, it is nearly independent of the velocity। It satisfies a similar law to that of the static friction। तो static friction क्या होता था? mu s into n। तो similarly kinetic friction होता है mu k into n। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा गया? एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? म्यू एस इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन की एग्जैक्टली एक ही वैल्यू है, क्योंकि अब वो मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, वो तो स्लाइडिंग होने लग गई तो अब उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। सो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम वगैरह नहीं लिखा है, या लेस देन इक्वल्स टू नहीं लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे इक्वालिटी लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ये जो म्यू के है दिस इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वेयर म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। ये किस पर डिपेंड करता है? अगेन जो कॉन्टैक्ट हैं सर्फेसिस उन पर। सो एज मैंशनड अबव एक्सपेरिमेंट शो दैट म्यू के इज़ लेस देन म्यू एस। तो क्लियरली क्या का बात कही गई कि फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे थोड़ी कम वैल्यू आती है, जैसे लेट्स से ये मान लो सपोज 5 न्यूटन है, सो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.8 न्यूटन ही आएगी। अब नॉर्मल रिएक्शन तो बराबर ही रहेगा दोनों केस में, इसका मतलब कौन चेंज हो रहा है? इसका मतलब मैथमेटिकली म्यू के चेंज हो रहा है। तो हमें याद रखना है म्यू के इज़ स्लाइटली लेस देन, ये ऐसे सिंबल बनाया है, इसका मतलब है कि दिस इज़ स्लाइटली लेस देन म्यू एस। स्टैटिक फ्रिक्शन से ये थोड़ा सा कम है म्यू के की वैल्यू, कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 दिया हुआ है तो ये लगभग 0.4 होगा, ऐसा कुछ सिनेरियोस में।
सो व्हेन रिलेटिव मोशन हैज़ बिगन, रिलेटिव मोशन बिगन हो गया मतलब कि जब स्लाइडिंग शुरू हो गई, द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ इज़, तो अब एक्सीलरेशन शुरू हो गया बॉडी का अगर वो स्लाइड करना शुरू हो गया किसी सरफेस पे। तो इमेजिन करो कि ये एक ब्लॉक है जिस पे इतना सफिशिएंट फोर्स लगा दिया कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर गया। ठीक है, तो अब स्लाइडिंग शुरू हो चुकी है, स्लाइडिंग शुरू हो चुकी है, इसका मतलब कि पिक्चर में कौन सा फ्रिक्शन आ चुका है, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। और अब क्योंकि स्लाइडिंग शुरू हो चुकी है ये एक्सीलरेट भी करने लग गया इस डायरेक्शन में। तो अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या लगाएंगे इस वाले ब्लॉक पर, लेट्स से इसका मास एम है, सो एफ तो इसको चला रहा है और एफ के इसको अपोज कर रहा है, सो एम एफ माइनस एफ के इज इक्वल्स टू एम ए। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऐसे लगा दिया इस पर। ठीक है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए यानी कि ए ज़ीरो हो जाए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला कि अगर ऐसी सिचुएशन में इफ़ द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इज़ रिमूव्ड इट्स एक्सीलरेशन, अच्छा ऊपर व्हेन, देखो ये वाला पॉइंट, फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एफ इज इक्वल्स टू एफ के। तो अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर जाए इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, ज़ीरो। एक्सीलरेशन अगर ज़ीरो हो गया सो एफ माइनस एफ के की वैल्यू किसकी कितनी हो जाएगी, एफ माइनस एफ के इज इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट इज़ एफ इज इक्वल्स टू एफ के। सो ऐसी सिचुएशन में जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चले जा रहा है वो, तब अप्लाइड फोर्स एग्जैक्टली काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। अच्छा अब मान लो सपोज धक्का मार के हमने एफ को रिमूव कर दिया, तो बॉडी पे क्या लग रहा है, केवल केवल काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो उसको अपोज कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कम होते 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 वो इवेंचुअली रेस्ट पे आ जाएगा, जो एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन भी है। तुमने किसी ब्लॉक को स्लाइड कर दिया धक्का मार के तो वो रेस्ट पे आ जाएगा, क्यों रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि उस पर अब फ्रिक्शन लग रहा होगा। सो द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी, इफ़ द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इज रिमूव्ड इट्स एक्सीलरेशन इज एफ के माइनस एम। तो इस केस में हमने क्या किया, एफ के को रिमूव कर, एफ को रिमूव कर दिया अप्लाइड फोर्स को, तो कौन सा फोर्स बचा इस पर एक्सटर्नल, केवल काइनेटिक फ्रिक्शन। सो एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन होगा एफ नेट अपॉन मास ऑफ द बॉडी। एफ नेट कितना बचा इस पर, एफ के, और नेगेटिव में लिख देंगे क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हैं इसको नेगेटिव बोल रहे हैं, सो माइनस एफ के बाई एम, इतना एक्सीलरेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, और इवेंचुअली ये फाइनली जाके रेस्ट पे रुक जाएगा। फिर द लॉज ऑफ फ्रिक्शन गिवन अबव डू नॉट हैव द स्टेटस ऑफ फंडामेंटल लॉज लाइक दोज फॉर द ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। तो अगर कहा जाए कि क्या ये फंडामेंटल लॉ है फ्रिक्शन, तो ये कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है, ये तो हमने बनाया है ऐसे ही लॉ। फंडामेंटल लॉ जो गवर्न कर रहा है वो तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ है जो अपन नहीं समझते अभी, है ना। ग्रेविटेशनल का फंडामेंटल लॉ पता है अपन को कि दो बॉडीज़ एक दूसरे को G m1 m2/r² के फोर्स से इंटरेक्ट करती हैं। सो दीज आर जस्ट एम्पेरिकल रिलेशंस, है ना, एंड नॉट द फंडामेंटल लॉस। दीज आर जस्ट एम्पेरिकल रिलेशंस दैट आर ओनली अप्रॉक्सीमेटली ट्रू। ये तो हमने हमारे मॉडिफिकेशंस को उतारा है, यूनिवर्सल लॉज को अप्रॉक्सीमेटली उतारा है फ्रिक्शन के केस में, ताकि हम अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू बता सकें कि एक्सीलरेशन कितना है और क्या है। तो ये फंडामेंटल लॉ नहीं है फ्रिक्शन का, ये बात समझ में आ रही है, फिजिक्स का फंडामेंटल लॉ नहीं है, ये तो एम्पेरिकल हमने एक कंक्लूजन निकाला है जो अप्रॉक्सीमेटली ट्रू है, ये बात याद रखनी है हमें। येट दे आर वेरी यूजफुल इन प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस इन मैकेनिक्स, तब भी ये प्रैक्टिकली बहुत यूजफुल है मैकेनिक्स में कैलकुलेट करने के लिए। So thus when two bodies are in contact, each experiences a contact force by the other. Friction by definition is the component of the contact force parallel to the surfaces in contact which opposes impending or actual relative motion between the two surfaces. Note that it is not the motion but relative motion that the frictional forces opposes. अच्छा, तो एक बात यहाँ पे क्या कही गई कि जो ओवरऑल कांटेक्ट फोर्स है दो सरफेसेस के बीच में या दो बॉडीज़ के बीच में, उसका जो पैरेलल कंपोनेंट है सरफेस के वो फ्रिक्शन कहलाता है। तो मान लो सपोज ये दो सरफेसेस इन कांटेक्ट है, एक सरफेस ये दूसरा ये, ओवरऑल कांटेक्ट फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है, तो जो सरफेस से पैरेलल होगा दैट इज़ फ्रिक्शन, और जो सरफेस से नॉर्मल होगा दैट इज़
नॉर्मल रिएक्शन, ये बात कही गई। ठीक है, अच्छा अब जनरली क्या बचपन में हम ऐसे पढ़ते थे 8th 9th क्लास में फ्रिक्शन की डेफिनेशन कि फ्रिक्शन अपोजेज मोशन। ठीक है, तो अब तुम इमेजिन करो ये स्टेटमेंट कितना गलत हो सकता है कुछ कुछ सिचुएशन में। बचपन में अगर ऐसा हमने पढ़ रखा है फ्रिक्शन मोशन को रोक देता है, ठीक है, फ्रिक्शन अगर अपोज करता है, तो इमेजिन करो कि मान लो तुम्हारे घर की टाइल्स पे तेल पड़ा हुआ है पूरी जगह और तुम्हारे लिए चलना बहुत टफ होगा वहाँ पे, तो फ्रिक्शन तो एब्सेंट है। तो फ्रिक्शन एक्चुअली सपोर्ट करता है मोशन को जब तुम चल रहे होते हो, है ना। जब हम रोड पे चल रहे होते हैं, अगर रोड एकदम चिकनी हो जाए, चिकनी का मतलब कि फ्रिक्शन लेस हो जाए, फ्रिक्शन एब्सेंट हो जाए, तो क्या हम चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। चल लेंगे अब बिल्कुल बैलेंस करके, लेकिन दिक्कत होगी चलने में। या इमेजिन करो कि तेल फैल चुका है पूरी तरह से रोड पे और फिर कोई गाड़ी लेके आ रहा है वहाँ पे, तो उसकी गाड़ी स्लाइड हो जाएगी। तो अब मोशन को सपोर्ट नहीं अपोज कर रहा है ऐसी सिचुएशन में, तो फ्रिक्शन ना होने की वजह से। तो हमें अगर ऐसा पढ़ लिया हमने कि फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, तो ये तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअली में फ्रिक्शन सपोर्ट करता है मोशन को। इमेजिन करो एक रोड है जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो तुम्हारा कार का टायर या गाड़ी का टायर वो तो वहीं स्लाइड करता रहेगा, आगे बढ़ेगी नहीं गाड़ी, सपोर्ट ही नहीं हो रहा मोशन को अपोज हो गया वो। तो फ्रिक्शन आएगा तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो ऐसा कहना कि फ्रिक्शन अपोजेस मोशन गलत बात है। हाँ, ये कहना ज़रूर सही है कि फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, कि अगर दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है और मोशन करना चाहते हैं, वो स्लाइड होना चाहते हैं एक दूसरे पे, ये एक सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है, और ये एक दूसरे पे स्लाइड होना चाहते हैं, ठीक है। मान लो ये पहला सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है, ये दो वुडन ब्लॉक्स हैं मान लो, इमेजिन करो, और तुम इधर इनको स्लाइड कराने की कोशिश कर रहे हो, रिलेटिव मोशन जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, उसको अपोज करेगा फ्रिक्शन, ओवरऑल मोशन को अपोज नहीं करेगा, है ना। सो हमेशा याद रखना कि इट इज़ नॉट द मोशन बट रिलेटिव मोशन दैट द फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन एक्चुअली सपोर्ट करता है मोशन को, ऐसा कैसे समझ सकते हैं अपन? इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक ट्रक है और ट्रक के जो ट्रक का जो सरफेस है उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और तुम ट्रक को चला रहे हो, ठीक है। तो ट्रक आगे बढ़ रहा है, ट्रक आगे बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ रहा है ट्रक आगे? क्योंकि जो रोड है वो उसको फ्रिक्शन दे रही है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही आगे बढ़ रहा है ना। एक्सीलरेट तभी करेगा जब रोड इसको फ्रिक्शन देगी, ठीक है। और ये ब्लॉक जो इसके केबिन में रखा हुआ है वो कैसे आगे बढ़ रहा है? वो भी इस कॉन्टैक्ट सरफेस और इस कॉन्टैक्ट सरफेस में जो फ्रिक्शन मौजूद है उसकी वजह से आगे बढ़ रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, मान लो सपोज इतना चिकना होता ये कि बिल्कुल फ्रिक्शन एब्सेंट हो जाता, तब तो ट्रक आगे बढ़ जाता और ये वापस नीचे ही रह जाता, है ना, नीचे गिर जाता फिर कुछ देर के बाद। तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन इसके मोशन को सपोर्ट कर रहा है। इफ़ फ्रिक्शन वॉज नॉट देयर, ये पॉसिबल नहीं था कि ये ट्रक के साथ ही चलता जाए, ये तो ट्रक से पीछे छूट जाता। तो हमेशा याद रखना है हमें कि फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन ने इनको जकड़ के रखा है, इन दो सरफेसेस को आपस में, रिलेटिव मोशन नहीं होने दिया। इसके ओवरऑल मोशन को तो सपोर्ट कर रहा है वो, कोई बाहर से देख रहा होगा आदमी, तो ये जो ब्लॉक है ये तो ट्रक के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इस ब्लॉक का मोशन इस फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, है ना। लेकिन यहाँ पे जो रिलेटिव स्लाइडिंग होना चाहती है इनके बीच में, उसको नहीं होने देगा ये फ्रिक्शन। सो इट इज़ नॉट द मोशन बट द रिलेटिव मोशन दैट द फ्रिक्शन अपोजेस। फिर आगे बढ़ते हैं। तो कंसीडर अ बॉक्स लाइंग इन द कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन दैट इज़ एक्सीलरेटिंग। एक इमेजिन करो कि कंपार्टमेंट है ट्रेन का और ट्रेन एक्सीलरेट हो रही है और एक बॉक्स पड़ा हुआ है वहाँ पे। सो इफ़ द बॉक्स इज स्टेशनरी रिलेटिव टू द ट्रेन, ट्रेन की रिस्पेक्ट में बॉक्स रिलेटिवली स्टेशनरी है, इसका क्या मतलब कि वो ट्रेन के साथ ही एक्सीलरेट हो रहा है। सो इसका मतलब इट इज़ इन फैक्ट एक्सीलरेटिंग अलॉन्ग विद द ट्रेन। सो वॉट फोर्सेज कॉज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉक्स? तो अगर कोई ग्राउंड फ्रेम से देख रहा होगा तो उसको बॉक्स एक्सीलरेट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब वो एक्सीलरेट अगर हो रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ के मुताबिक उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा। तो वो कौन सा फोर्स है जो उसको एक्सीलरेट कर रहा होगा? वो फ्रिक्शन फोर्स है जो ट्रेन का सरफेस दे रहा है उसे, है ना। सो क्लियरली द ओनली कंसीवेबल फोर्स
in the horizontal direction in the force is the force of friction. अच्छा, इस सिचुएशन को मैं मैथमेटिकली बना देता हूँ यहाँ पे. एग्जैक्टली यही सिचुएशन है, ट्रक की जगह बस ट्रेन आ गई है. तो जैसे मान लो ये ट्रेन का कंपार्टमेंट है, यहाँ पे ब्लॉक्स रखा हुआ है और ये ट्रेन एक्सीलरेट हो रही है. तो कोई बाहर से देख रहा होगा इस ब्लॉक को, तो ये भी एक्सीलरेट हो रहा होगा इसी के साथ, अगर कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है कंपार्टमेंट और बॉक्स के बीच में. तो केवल बॉक्स का एफ बनाया जाए. सो बॉक्स को ये आदमी देख के अगर इसका एफ बनाएगा तो एक्सीलरेशन इस तरफ हो रहा होगा. ठीक है, अब एक्सीलरेशन इस तरफ हो रहा है, इसका मतलब कि कोई ना कोई फोर्स तो जिम्मेदार होगा इसको चलाने के लिए आगे. वो कौन सा फोर्स है? वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. कौन दे रहा है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? ये सरफेस दे रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन है ऑफ कोर्स वो. तो ये बात समझनी है हमें कि यहाँ पे फ्रिक्शन ने तो चला दिया, एक्सीलरेट कर दिया इसको. तो फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है यहाँ मोशन को. तो अगर ऐसा अपन ने याद रख लिया कि फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, तो फिर तो हमेशा ऐसा लगेगा कि फ्रिक्शन हर मोशन को काट देता है, लेकिन यहाँ तो सपोर्ट कर रहा है. ठीक है. सो इफ़ there were no friction, the floor of the train would slip by and the box would remain at its initial position due to inertia and hit the back side of the train. तो अगर यहाँ पे इस ट्रेन में एकदम तेल पड़ा होता, फ्रिक्शन एब्सेंट होता, तो ट्रेन आगे बढ़ जाती और ये बॉक्स यहीं रह जाता. तो कुछ टाइम के बाद ट्रेन का कंपार्टमेंट आगे हो जाता और बॉक्स वहीं रह जाता. तो एक टाइम के बाद ये इसकी बैक साइड से, बैक वॉल से टकरा जाता अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो. ठीक है. सो दिस impeding relative motion is opposed by the static friction Fs. Static friction provides the same acceleration to the box as that of the train. तो ये एक्चुअली में रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसी की वजह से बॉक्स आगे बढ़ पा रहा है उसके साथ. ठीक है. तो कितना एक्सीलरेशन होगा बॉक्स का? वही एक्सीलरेशन जितना ट्रेन का है, क्योंकि ट्रेन के साथ ही चल रहा है वो. सो कीपिंग इट स्टेशनरी रिलेटिव टू द ट्रेन, और ट्रेन के साथ वो हमेशा स्टेशनरी रह जाता है. फिर मूव ऑन करते हैं अपन एक एग्जांपल पे. इस एग्जांपल पे देखो गौर से. सो डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन विच इज़ रिक्वायर्ड विच अ बॉक्स लाइंग ऑन द फ्लोर will remain stationary given that the coefficient of static friction between the box and the train's floor is 0.15. तो इसने वही सिचुएशन में बोला कि एक ट्रेन है, ट्रेन का कंपार्टमेंट है, उस पर एक बॉक्स लाई कर रहा है. ठीक है. और कुछ मास वास दिया है क्या? कुछ मास वास कुछ नहीं दिया, बस ये दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 है कंपार्टमेंट और बॉक्स के बीच में. तो बस मैक्सिमम एक्सीलरेशन बताओ ट्रेन का, सो दैट उसके साथ ही चलता रहे अपना बॉक्स. अगर ज़्यादा एक्सीलरेट हो गया तो फिर तो स्लाइड बैक हो जाएगा. तो हमें बताना है कि एक्सीलरेशन बताओ ट्रेन का मैक्सिमम, कि वो स्लाइड बैक ना हो पाए. तो हमने कहा ठीक है, लेट्स से हमने कहा ए मैक्स इसका एक्सीलरेशन है ट्रेन के कंपार्टमेंट का. तो अगर इसका एफ बनाएंगे केवल ब्लॉक का, तो उसका एक्सीलरेशन भी उस मोमेंट पे ए मैक्स होगा. जिसको कौन चला रहा होगा? इसको चला रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन. मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इनटू नॉर्मल. क्योंकि मैक्सिमम एक्सीलरेशन है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये फोर्स भी मैक्सिमम आएगा. जब ये सबसे ज़्यादा लगे तभी तो ये सबसे ज़्यादा एक्सीलरेट होगा. तो म्यू इंटू एन. अब इसके एफ में अपन नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे. सो एम लग रहा है नीचे और फर्श उसको ऊपर धक्का दे रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन. सो एन इज इक्वल्स टू एम. सो इस नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? एम. तो यहाँ पे म्यू इंटू एम. ये है अपना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है. तो हमें क्या बोला गया? हमें तो बोला गया कि ए मैक्स की वैल्यू बताओ. तो अगर हम यहाँ पे नेट फोर्स वाला फॉर्मूला लगाएं कि एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. सो एफ नेट कितना है इस केस में? म्यू इंटू एम. म्यू इंटू एम. ए एम कितना है? एम तो एम है. और एक्सीलरेशन कितना है? ए मैक्स. तो यहाँ से मैक्सिमम एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी. एम से एम कट गया, जी की वैल्यू 10 होती है लगभग, म्यू दिया हुआ है 0.15. सो 0.15 इंटू 10 इज इक्वल्स टू ए मैक्स. सो ए मैक्स कितना आ गया यहाँ से?
1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब अगर 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम एसिलरेशन पे एसिलरेट हो रही ट्रेन, तब तो वो साथ में चलेगा ब्लॉक उसके, ठीक है। अगर एग्जैक्टली इतने पे एसिलरेट हो रही है तो साथ में, तब भी साथ में चलेगा। लेकिन इससे ज़्यादा अगर हो गया एसिलरेशन ट्रेन का, तो फिर स्लाइडिंग हो जाएगी और ब्लॉक पीछे मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। पीछे मूव करना शुरू कर देगा, इसका क्या मतलब, जादू टोना हो रहा है? कुछ जादू टोना नहीं हो रहा है एक्चुअली में। ये ट्रेन आगे निकल जाएगी कंपैरेटिवली, और ये ब्लॉक उतना आगे नहीं निकल पाएगा, थोड़ा ही आगे निकलेगा, लेकिन ट्रेन आगे चली जाएगी। तो कोई आदमी अगर यहाँ पे खड़ा होगा, इसको देख रहा है, तो उसको महसूस होगा ये स्लाइड बैक हो चुका है, ठीक है। तो ये बात कही गई है कि अगर ए मैक्स से ज़्यादा एसिलरेट हो गया तो ये प्रतीत होगा अंदर बैठे हुए ऑब्जर्वर को कि ये पीछे स्लाइड होना शुरू हो चुका है। फिर आ जाते हैं हम एग्जाम्पल 5.8 पे। एग्जाम्पल 5.8 सी फिगर 5.11। 5.11 को देखो, ये है 5.11। अ मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक मास है जो रेस्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। रेस्ट करने का क्या मतलब है? रुका हुआ है ना, रुका हुआ। द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड until at an angle of theta is equals to 15 degree with horizontal. The mass just begins to slide. तो सिचुएशन को समझो। पहले क्या, ये वाला जो एंगल था इंक्लिनेशन का, ये एकदम 0 डिग्री पे था, ठीक है। तो ब्लॉक एकदम रेस्ट पे रखा हुआ था यहाँ पे। फिर थोड़ा बढ़ाया, तब भी रेस्ट पे। तो तुम इमेजिन कर पा रहे हो ना कि जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा, स्लोप स्टीप होता जाएगा, एक ऐसा मोमेंट आएगा कि स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। और एक ऐसा मोमेंट आ गया, वो मोमेंट आया जब ये थीटा 15 डिग्री पे हो गया, ये जस्ट स्लाइड होना मूव कर दिया, ठीक है। ये सिचुएशन है, ठीक है। सो द मास जस्ट बिगिन टू स्लाइड। सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस? ठीक है भाई, तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना होगा, ये बताना है हमें। तो सिचुएशन पे ज़रा फोकस करो अच्छे से। कम ऑन। तो मान लो सपोज ऐसा मोमेंट आ गया, ये थीटा एंगल पे जस्ट स्लाइड होने की नौबत पे आ गया। तो अब सबसे पहले तो सोचो तुम, यहाँ पे कौन सा फोर्स है जो इसको स्लाइड करवा रहा है? जैसे यहाँ तो कोई आदमी इसको धक्का वक्का मार नहीं रहा, तो यहाँ पे एक्चुअली ग्रेविटी है जो इसको स्लाइड करवाने की कोशिश कर रही है। ग्रेविटी नहीं होती तो ये स्लाइड नहीं होता। जैसे नॉर्मल वाले केस में जब हॉरिजॉन्टल रखा है, तो कुछ भी हो जाए, अगर अनटिल अनलेस कुछ भूकंप वगैरह ना आ जाए, तब तक ये मूव नहीं करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्यों मूव करना शुरू हो गया? क्योंकि ग्रेविटी लग रही है अगेंस्ट में, ठीक है। तो इस मोमेंट पे ये जस्ट स्लाइड करना शुरू हो गया। जस्ट स्लाइड का क्या मतलब है? जस्ट स्लाइड यानी कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो चुकी है। इस मोमेंट पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो गई, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो गई, ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन किस तरफ लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन उस तरफ लगता है जिस तरफ जिस तरफ टेंडेंसी हो मूव करने की, उसके अपोजिट लगता है। तो मान लो फ्रिक्शन नहीं होता, इमेजिन करो अगर फ्रिक्शन नहीं होता, तो ये ब्लॉक किधर जाना चाहता? ये तो इस तरफ जाना चाहता। इम्पीडिंग मोशन किस तरफ है? टेंडेंसी टू मोशन किस तरफ है? टेंडेंसी इस तरफ है मूव करने की। इसका मतलब फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ। ये बात समझ में आ रही है? मतलब बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है। अगर मैं ज़्यादा बहुत सोफिस्टिकेटेडली एक्सप्लेन ना करूँ और तुम खुद से दिमाग लगा के सोचो, तुम बिल्कुल सोच पाओगे कि यार फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा होगा क्योंकि मोशन इस तरफ है, मूव करना इस तरफ चाहता है ये, ठीक है। अच्छा, क्यों लगाना ज़रूरी है उस तरफ फ्रिक्शन? क्योंकि अपन एफ बना रहे हैं, एफ बनाएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे, ठीक है। अब एम इस तरफ लग रहा है, एम इस तरफ लग गया। नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस से परपेंडिकुलर लग रहा है,
ये सारे फोर्सेस मैं किस पे मार्क कर रहा हूँ, इस ब्लॉक पे। और क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि फिर अपन जस्ट मूव कर रहा है, मतलब कि ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग है, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो चुकी होगी। वो कितनी होगी, वो होगी म्यू इंटू एन। तो हम नेट फोर्स जीरो कर देंगे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे और इसकी वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो एम जी इस तरफ लग रहा है, तो हम वहीं पे अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स लगा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलरली रिजॉल्व करना, तभी हम एक्स एक्सिस वाले फोर्सेस को बैलेंस कर पाएंगे, वाई एक्सिस वाले फोर्सेस को बैलेंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये तो दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इन्हीं के अक्रॉस अपना एक्सिस सिस्टम मान लिया। ये वाली एक्सिस हो गई एक्स एक्सिस, ये वाली एक्सिस हो गई जिस तरफ फ्रिक्शन लग रहा है वो हो गई एक्स एक्सिस, और जिस तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो हो गई वाई एक्सिस। सो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन तो ऑलरेडी रिजॉल्व है, उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिजॉल्व किसको करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा एम जी को। तो कैसे रिजॉल्व करें, एंगल पता होना चाहिए। सो ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एम जी के कॉस का एम जी का कॉस कंपोनेंट होता है थीटा के पास, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। सो अगर अब हम फिर से यहाँ पे अच्छे से बनाएं ताकि दिख जाए अच्छे से, तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू कितनी हो रही है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी साइन थीटा। और इस तरफ नेगेटिव वाई में कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी कॉस थीटा। अगर कोई सोच रहा है कि ये एम जी कहाँ गया, तो एक्चुअली में ये ही एम जी है, इन दोनों का वेक्टर सम ही एम जी है, तो हमने कुल मिला के एम जी को इन दो में रिप्रेजेंट कर दिया है बस। सो अब क्योंकि ये वेक्टर है फोर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग, इक्विलिब्रियम में रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे, यानी कि एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू म्यू एन एंड एम जी कॉस थीटा शुड बी इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाई में जो फोर्स है वो पॉजिटिव वाई में फोर्स के बराबर होगा, इक्विलिब्रियम की केस है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स में जो फोर्स है वो नेगेटिव एक्स में फोर्स के बराबर होगा। सो एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एन। तो नॉर्मल रिएक्शन तो वेरिएबल था, एन की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाएंगे कैसे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। सो म्यू एन से जब एन डिवाइड होगा तो केवल म्यू बचेगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और एम जी से एम जी कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। सो म्यू इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू दी हुई है कि वो 15 डिग्री पर ही जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग होगा। सो म्यू इज इक्वल्स टू 10-15 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, तो यही फंडा लगाया अपन ने यहाँ पे। और 10-15 डिग्री की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.27 होती है। ठीक है, अच्छा, जो लोग मैथ्स पढ़ चुके हैं या मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बेसिक मैथ्स में एक फार्मूला देखा था कि 10-15 डिग्री को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1045 माइनस 30 डिग्री में, और इसमें 10a माइनस 10b का फार्मूला लगा सकते हैं। 10a माइनस 10b का फार्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b, 10a माइनस b का क्या फार्मूला होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो ये 10-15 डिग्री जनरेट हो जाएगा जिसकी वैल्यू 0.27 है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन किए कि व्हाट इज़ द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04। ट्रॉली ये है और ये सरफेस है, इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो 0.04 दिया हुआ है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, सबसे पहले क्या बताना है, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन बताना है, और फिर बताना है कि व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। और टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड नेगलेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग।
मास ऑफ द स्ट्रिंग को नेगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि हर पॉइंट पे टेंशन बराबर होगी स्ट्रिंग के, है ना, मतलब यहाँ पे टी माना है तो यहाँ भी टी मान सकते हैं, ठीक है। तो बस शुरू होगा सॉल्व करना सिंपल तौर पे, यहीं देख लो डायग्राम को, और क्या। ये सिचुएशन दी हुई, ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन दिया ही रहता है पूरा फिगर बना के, तो अपन यहाँ पे लगाते हैं बस कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं। तो एफ बनाते हैं दोनों का। तो सबसे पहला इनपुट क्या, कि अगर इसका एसिलेशन इस तरफ ए है तो इस कार्ट का भी एसिलेशन इस तरफ ए होगा, है ना। सिंपल सी बात है, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, जितने पॉइंट से ये, जितने एसिलेशन से ये नीचे जा रहा होगा उतने ही एसिलेशन से ये साइड में जा रहा होगा। इंट्यूटिव कॉमन सेंस, इसको कोई फिजिक्स नहीं लग रही इसमें, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये जजमेंट कर लिया कि भाई इसका एसिलेशन ये है। उसके बाद क्या किया जाए, उसके बाद एफ बनाया जाए। इसका एफ बनाते हैं, इस वाले ब्लॉक का, इस वाले ब्लॉक का एफ बनाया। सो कितना फोर्स लग रहा है नीचे, 30 न्यूटन, क्योंकि उसका मास 3 kg है, ठीक है। सो नीचे लगाया अपन ने 30 न्यूटन। और ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर टेंशन खींच रही हो इसको, सो ऊपर लग गया टेंशन। और एसिलेशन कहाँ है, एसिलेशन नीचे। सो क्या आएगा, थर्ड लॉ, मतलब सेकेंड लॉ, साइड में थोड़ी जगह करके बनाते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड लॉ से क्या मिलेगा हमें, सेकेंड लॉ से मिलेगा कि 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू मास दैट इज 3 इंटू ए। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन इसके एफ बनाने की वजह से आएगी। अब इसका एफ यहाँ बना लेते हैं। तो इसका वेट कितना है, इसका वेट है W, 20 kg दिया हुआ है मास। इसका मतलब 20 G नीचे लग रहा होगा, दैट इज़ 200 न्यूटन। और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। इस तरफ एसिलरेशन है और टेंशन इस तरफ है। और फ्रिक्शन फोर्सेस को अपोज कर रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, जो इधर लग रहा होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की फिक्स्ड वैल्यू होती है, उसकी कोई मैक्सिमम कोई वैल्यू नहीं, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू दैट इज इंटू एन, म्यू के इंटू एन, ठीक है। सो म्यू के इंटू एन यहाँ पे लग रहा होगा। एसिलरेशन किस तरफ है, एसिलरेशन इस तरफ है। इस वाले एक्स वाई वाले डायरेक्शन में कोई एसिलरेशन नहीं है, इसका मतलब 200 को कौन बैलेंस कर रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो सबसे पहले तो अपन ने लिखा नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन 200 आ गया, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा होगा कि दिस इज़ नथिंग बट म्यू के इंटू 200। सो फिर से बना लेते हैं एक बार, जिसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ही मार्क कर लेते हैं, क्योंकि एसिलेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है। तो टेंशन इस तरफ और म्यू के इंटू 200 इस तरफ, तो इसको लिख देते हैं 200 इंटू म्यू के। और एसिलेशन किस तरफ है, इस तरफ। तो क्या इक्वेशन आएगी, टी माइनस दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख देता हूँ, टी माइनस 200 म्यू के इज इक्वल्स टू मास इंटू एसिलेशन। मास इज व्हाट, मास है इसका 20 kg, तो 20 इंटू ए, तो 20 इंटू ए, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करने से क्या होगा, टेंशन कट जाएगा, ठीक है। तो माइनस टी से प्लस टी कट गया। यस, क्या बोल रहा है, कोई कुछ बोलना चाहता है। हाँ सर, M200 एन कैसे है? ये पहले, सबसे पहले तो कौन पूछ रहा है, मैं जानना चाहूँगा। निखिल, यस। तो 200 कैसे आया, क्योंकि देखो एसिलेशन तो ऊपर नीचे वाले डायरेक्शन में है ही नहीं। इसको पार्टिकल की तरह कंसीडर करो और यहाँ पे विजुलाइज करो कि इस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो अपन ने मार्क किए, एक इधर लग रहा है, 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 ठीक है। इसका एसिलेशन किस तरफ है, ये सोचो सबसे पहले। तो एसिलेशन इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में से केवल एक ही डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन है वो ये वाला डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में एसिलरेशन है। मतलब वाई में कितना एसिलेशन है, देयर इज़ नो एसिलरेशन इन वाई। इसका मतलब फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे वाई वाले। ये बात समझ में आ रही है। यस सर। तो इसलिए 200 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो गया, ठीक है। ये बात लिख दी हमने। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है सवाल में, कितना है वो, 0.04। सो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं अपन, व्हाट्स दिस, 200 इंटू 0.04। सो 0 से ये 2 0 चले गए, 4 इंटू 2 8 बचा, मतलब ये इज़ नथिंग बट 8 न्यूटन। तो इक्वेशन को फिर से लिख देते हैं, टी माइनस 8 इज इक्वल्स टू 20 ए। क्या फाइंड करना है हमें, हमें टेंशन फाइंड करना है, एसिलरेशन को हटाना है। सो
अच्छा, दोनों ही फाइंड करना है, एक्सीलरेशन भी फाइंड करना है, टेंशन भी फाइंड करना है। तो पहली सिचुएशन में दोनों को ऐड कर देते हैं। किसको ऐड कर रहे हैं? इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। तो दोनों को ऐड किया तो माइनस टी से प्लस टी कट गया, 30 माइनस 8 दैट इज़ 22 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 20a दैट इज़ 23a। तो एक्सेशन क्या आ गया यहाँ से? बाय 23, 22 बाय 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किसी भी एक इक्वेशन में उठा के रख दिया एक्सीलरेशन को तो टी आ जाएगा वहाँ से। मैथ्स बची है अब तो बस केवल। तो रख देते हैं 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए इज 22 बाय। तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया अपने पास टी इज इक्वल्स टू प्लस 3 इंटू 22 अपॉन 23। तो इधर पे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया? 690 माइनस। और इसके बाद फर्दर सॉल्व कर सकते हैं अपन। ये तो अभी आइडिया ले रहे हैं, एग्जैक्ट सॉल्व तो हम जब सॉल्व करने बैठेंगे क्वेश्चंस तब सॉल्व करेंगे। तो मैं गेटिंग द पॉइंट, कैसे टी निकाला, ऐसे रिलेशन को उसमें पुट कर दिया और आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया टेंशन 27.1 न्यूटन। तो यही बात अपने समझ में आ गई। अब नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, दैट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन। तो अब इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक बाइक या कुछ है, मतलब ठीक है, स्कूटी चला रहे हो तो ये स्कूटी जैसा है, उसके टायर से मतलब है, इसलिए अभी टायर पे फोकस करो। सो टायर एक्चुअली में कैसे मूव करते हैं रोड पे, ये हम देखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे रोड बना ली, तो टायर ऐसे मूव करता है, तो केवल एक टायर पे फोकस किया हमने। ठीक है, टायर का जो एक्सेल रहता है वो इसको रोटेट करता है, टॉर्क जनरेट करता है। तो जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो इधर धक्का मारता है रोड को। ठीक है, लोअर मोस्ट पॉइंट है टायर का, वो रोड को इस तरफ धक्का मारता है। सो उसका एक रिएक्शन पेयर डेवलप होता है और रोड उसे आगे धक्का दे देती है। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ऐसे समझो कि तुम जब चल रहे होते हो तो पीछे पुश कर रहे होते हो फ्लोर को, और वो कौन किसकी वजह से पुश कर रहे होते हो पीछे? फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो तुम फ्लोर को पीछे नहीं कर पाते। सो फ्लोर को तुमने पीछे पुश किया जब तुम चल रहे हो, तो फ्लोर ने तुम्हें आगे पुश कर दिया, उसका रिएक्शन पेयर तुम्हें आगे साइड मिल गया, दैट इज़ फ्रिक्शन। तो फिर तुम आगे बढ़ जाते हो। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता मान लो, तो फिर क्या होता? ये तो यहीं ऐसे गोल गोल घूमते रहता, क्योंकि इसको रिएक्शन पेयर ही नहीं मिलता। यहीं पे ऐसा गोल गोल घूमता रहता ये, है ना। जैसे कभी कीचड़ में गाड़ी का टायर फंस जाता है तो वहीं गोल गोल घूमता रहता है, क्योंकि उसे फ्रिक्शन नहीं मिलता। रेत में गाड़ी फंस गई तो वो वहीं घूमती रहती है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं मिलता उसे। तो अब अपन ज़रा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि बहुत तेज़ गाड़ी चल रही है हाईवे पे किसी पे, ठीक है। तो उसका एक टायर कंसीडर किया हमने, और अचानक से हमने ब्रेक मार दिया, मतलब कि स्टॉप कर दिया इसका रोटेशन। बहुत तेज़ गाड़ी चल रही है, मतलब ये समझ लो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में। तो क्या होगा? तब स्किड मार जाएगी गाड़ी। क्या तुम इसको रिलेट कर पा रहे हो कि तुमने अचानक से, बहुत तेज़ गाड़ी चल रही है और तुमने अचानक से ब्रेक लगा दिए। तो अब क्यों स्किड मार गई गाड़ी? स्किड का मारने का मतलब क्या होता है कि टायर और रोड के बीच में स्लाइडिंग हो गई। पहले स्लाइडिंग नहीं हो रही थी, पहले तो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। लेकिन जैसे ही तुमने अचानक से ब्रेक लगाए तो स्लाइडिंग हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि तुम्हारी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ है उस मोमेंट पे, और जो रोड और टायर के बीच का फ्रिक्शन है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो उसको रोक पाए। तो इसका मतलब कि वो अपना मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा देता है उस टाइम पे, काइनेटिक फ्रिक्शन, और गाड़ी स्लाइड करने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब स्लाइडिंग नहीं हो रही होती है, व्हेन इट इज़ नॉट स्लाइडिंग, वी कॉल इट रोलिंग। व्हेन द नॉर्मली जब गाड़ी चल रही है तो हमारी डिज़ायरेबल ड्राइविंग ऐसी होती है कि स्लाइड ना करे। हम अचानक से स्पीड बढ़ा देंगे तो भी स्लाइड कर जाएगी, अचानक से ब्रेक लगा देंगे तब भी स्लाइड कर जाएगी। लेकिन हम इसलिए ही गाड़ी को बहुत धीरे धीरे ऑन करके धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाते हैं ताकि स्लाइडिंग ना हो। और जब बहुत तेज़ स्पीड होती है गाड़ी की तो एकदम से ब्रेक नहीं लगाते, पहले थोड़ा धीरे लगाते हैं, फिर पहले 100 से 80 पर आती है गाड़ी, फिर 100 से 60 पर आती है। 100 पे एकदम से फुल ब्रेक नहीं मार देते, अदरवाइज़ गाड़ी स्लाइड करके एक्सीडेंट हो जाएगा। सो हमारी डिज़ायरेबल सिचुएशन होती है जब गाड़ी
का टायर स्लाइड ना कर रहा हो, है ना, उसको बोलते हैं अपन रोलिंग। ठीक है, रोल कर रहा है वो, स्लाइड नहीं कर रहा है। और दूसरी सिचुएशन है व्हेन इट इज स्लाइडिंग, उसको बोलते हैं स्किडिंग या स्लाइडिंग। ठीक है, तो अब फ्रिक्शन तो इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है। तो यहाँ पे रोलिंग के केस में कौन सा फ्रिक्शन लगता है? रोलिंग के केस में लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए लग रहा है क्योंकि देर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टायर एंड द रोड। और यहाँ पर जब स्किडिंग हो जा रही है, जब स्लाइडिंग हो जा रही है, देन देर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टायर एंड द रोड। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाता है। जहाँ रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ, एक दूसरे में वो घिसने लग गए, एक दूसरे में वो चल पड़े, स्लाइडिंग होने लग गई, तब ऐसी सिचुएशन में काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगता है। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। तो अब डिटेल में पढ़ते हैं इसको। सो अ बॉडी लाइक अ रिंग और अ स्फीयर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ओवर हॉरिजॉन्टल प्लेन विल सफ़र नो फ्रिक्शन इन प्रिंसिपल। सो कायदे से अगर कोई रोल कर रहा है तो उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता है। सो एट एवरी इंस्टेंट देयर इज जस्ट वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन एंड दिस पॉइंट हैज़ नो रिलेटिव मोशन टू द प्लेन। तो क्या कहना चाहता है ये कि जैसे फॉर एग्जांपल एक स्फीयर है, जब स्फीयर रोल कर रहा होता है किसी रोड पे या किसी सरफेस पे, तो मोमेंटरली उसका एक पॉइंट ही कांटेक्ट में होता है सरफेस के, बाकी पॉइंट कांटेक्ट में नहीं होते। तो ये पॉइंट मोमेंटरली रेस्ट पे आता है। रेस्ट पे आया मतलब किसके रिलेटिवली रेस्ट पे? सरफेस के रिलेटिवली रेस्ट पे, और फिर ऊपर निकल जाता है। सो इन दिस आइडियल सिचुएशन काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन इज ज़ीरो। ऐसी सिचुएशन में काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन भी ज़ीरो होता है। एंड द बॉडी शुड कंटिन्यू टू रोल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसी सिचुएशन में बॉडी मूव करती रहती है कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, और फिर क्या? वी नो इन प्रैक्टिस दिस विल नॉट हैपन एंड सम रेजिस्टेंस टू मोशन रोलिंग फ्रिक्शन डज अकर, दैट इज टू कीप द बॉडी रोलिंग सम अप्लाइड फोर्स इज नीडेड। तो हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन है कि हमने जैसे कोई स्फीयर लिया और उसको ऐसे रोल कर दिया, तो जाके कहीं कितनी दूर बाद तो कुछ ना कुछ पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले तो ये आइडियल सिचुएशन है। हम ऐसा मान के कर रहे हैं इस सिचुएशन में कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे, कि जब इसके सरफेस जिस पे वो चल रहा है और उस बॉडी के बीच में जस्ट एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। अगर तुम टायर इमेजिन करो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक से ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन लगता है वहाँ पे, और फिर स्लाइडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन लगने लगता है। और फिर हमें कुछ ना कुछ उसे टॉर्क देना ज़रूरी है, एक्सटर्नल टॉर्क देना ज़रूरी है ताकि वो चलता रहे, अदरवाइज वो रुक जाएगा। सो फिर से पढ़ते हैं इस पॉइंट को। सो वी नो इन प्रैक्टिस दिस विल नॉट हैपन एंड सम रेजिस्टेंस टू मोशन दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन डज अकर, दैट इज टू कीप द बॉडी रोलिंग सम अप्लाइड फोर्स इज नीडेड। So for the same weight, rolling friction is much smaller, even by 2 or 3 orders of magnitude than static or sliding friction. ठीक है, सो अगर सेम वेट की बात की जाए तो रोलिंग फ्रिक्शन, क्या लिखा हुआ है? फॉर द सेम वेट रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो सेम वेट के कंपैरेटिव किया जाए, अगर किसी बॉडी को हमें रोल करना है या स्लाइड करना है या उसको मूव कराना है, तो रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा कम वैल्यू देता है। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिलेंडर है और वो सिलेंडर एकदम परफेक्टली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का नहीं है, वो थोड़ा सा ऐसा है जिगजैग टाइप। तो क्या है कि एक पॉलिनोमियल है जिसमें बहुत सारे साइड्स हैं, इस टाइप सिलेंडर ज़मीन पर रखा हुआ है। ठीक है, तो परफेक्टली स्फीयर भी नहीं है ये, और थोड़ा थोड़ा ऐसा है। तो पहली सिचुएशन कि हम इसको स्लाइड करना चाहते हैं, स्लाइड मतलब रोल नहीं, स्लाइड करना चाहते हैं।
तो ऑफ कोर्स इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि कोई टॉर्क जनरेट नहीं हो रही है, स्लाइड होना चाहे, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में हम इसको रोल कराना चाहते हैं, मतलब ऐसे फोर्स लगाएंगे कि रोल कराएंगे इसे, तो ज़्यादा आसान क्या होगा? ज़्यादा आसान होगा रोलिंग, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है बजाय स्टैटिंग या स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। तो ये बात समझने वाली है यहाँ पे कि रोलिंग इज़ ईजियर देन अ बॉडी टू स्लाइड। किसी को स्लाइड कराना चाहते हैं और रोल कराना चाहते हैं तो रोलिंग ईजियर है। एंड ऑफ कोर्स रोलिंग के शेप में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस शेप की कोई ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है, तो अब ये रोल कैसे कराओगे? रोलिंग तो टफ हो जाएगी ऐसी सिचुएशन में, तो रोलिंग पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। इसको ऐसे शेप में काटो कि रोलिंग पॉसिबल हो जाए, तब रोलिंग ज़्यादा आसान है बजाय स्लाइडिंग के। तो कंपैरिजन तभी वॉइड है जब हम ऐसे शेप का ले रहे हैं जब स्लाइड रोलिंग पॉसिबल हो। तो फिर से पढ़ते हैं इसको एक बात कि फॉर द सेम वेट रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मच स्मॉलर इवन बाय फैक्टर ऑफ 2 to 3 ऑर्डर्स। मान लो सपोज यहाँ पे तुम्हें इसको स्लाइड कराने के लिए लेट्स से 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता, तो हो सकता है रोलिंग करने के लिए इसको 25 न्यूटन में ही तुम्हारा काम चल जाता। तो रोलिंग इतना ईजियर होता है ना। सो देन स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो दिस इज़ द रीज़न वाई द डिस्कवरी ऑफ व्हील हैज़ बीन अ मेजर माइलस्टोन इन द ह्यूमन हिस्ट्री। तभी बोलते हैं कि जो व्हील का डिस्कवरी है वो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। रोलिंग फ्रिक्शन अगेन हैज़ अ कॉम्प्लेक्स origin, though somewhat different from that of static and sliding friction. रोलिंग फ्रिक्शन की कुछ कॉम्प्लेक्स origin है। So during rolling, the surfaces in contact get momentarily deformed a little, and this results in the finite area, not a point, of the body being in contact with the surface. The net effect is the component of contact force parallel to the surface opposes motion. क्या बोल रहा है ये? इसको कहाँ समझा जाए? इधर समझा जाए इसको कि रोलिंग के टाइम एक्चुअली क्या हो रहा होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टायर है और जब ये वाला पोर्शन कांटेक्ट में आया, है ना, यहाँ पे कांटेक्ट में नहीं आया, लेकिन जब ये घूम के इस इधर पे आ गया तो ये कांटेक्ट में आ गया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आने वाले टाइम पे ये भी कांटेक्ट में आएगा, रोड के ये भी आएगा, हर पॉइंट कांटेक्ट में आएगा। तो अभी तो केवल इस पर फोकस करो कि ये पॉइंट कांटेक्ट में आ गया, तो टायर थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। मतलब मैं ये एग्जैगरेट करके बना रहा हूँ। तो पॉइंट केवल एक पॉइंट कांटेक्ट में नहीं रहता, बहुत सारे पॉइंट्स कांटेक्ट में हो जाते हैं, ठीक है। तो अब गाड़ी रुक रही है तो उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है इतने सरफेस पे, और अगर नहीं रुक रही है आगे बढ़ रही है तो उस तरफ जनरेट हो जाएगा, जिस भी तरफ टेंडेंसी टू मोशन है उसके अपोजिट। तो कुछ इस तरीके से रोलिंग फ्रिक्शन जनरेट होता है। इसको अपन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। सो क्योंकि इमेजिन करो जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि टायर में हवा ऑप्टिमम होनी चाहिए। जैसे मान लो तुमने टायर में बहुत ज़्यादा हवा भर दी, तो फिर क्या होगा? बहुत ही कम पॉइंट्स कांटेक्ट में होंगे। और एक सिचुएशन ली जिसमें टायर में हवा बहुत ही कम भर दी, ठीक है, कम ऑन कम ऑन। तो दूसरी सिचुएशन में टायर में हवा बहुत कम भर दी है, तो बहुत सारा पिचक गया ये, तो बहुत सारा एरिया कांटेक्ट में आ गया। तो दोनों ही सिचुएशन अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये तो अननेसेसरी ज़्यादा फ्रिक्शन दे देगा, क्योंकि ज़्यादा एरिया आ गया, यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स आ गए। और यहाँ पे दूसरी सिचुएशन में एक ही पॉइंट है, तो अब एक ही पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है, एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है पूरा वेट। तो अब जब मान लो सपोज ब्रेक लगाने की नौबत आ गई तो ये बहुत ज़्यादा स्लाइड कर सकता है। सो ऑप्टिमम हवा होनी चाहिए, ना ही बहुत कम ना ही बहुत ज़्यादा, ताकि ब्रेक लगाएं तो अच्छे खासे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाए हमें, अच्छे से रुक जाए गाड़ी, और जब तेज़ चलानी हो तो भी फ्रिक्शन कम से कम लगे और आगे बढ़ता जाए, है ना। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अभी ऊपर तो बताया था कि कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता फ्रिक्शन, और यहाँ तो कर रहा है। तो अब इसको थोड़ा, ये दूसरा अलग सिचुएशन है, ये रोलिंग फ्रिक्शन का सिचुएशन है। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन तो उतना ही लगेगा दोनों केस में, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन अलग अलग लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है। ऐसे समझ सकते हो फिलहाल के लिए। और अगर नहीं आ रहा है दिमाग में कुछ ऐसे थॉट तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। तो फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे।
सो वी ऑफन रिगार्ड फ्रिक्शन एज समथिंग अनडिज़ायरेबल। तो ऐसा प्रायः समझा जाता है कि यार फ्रिक्शन तो अनडिज़ायरेबल है, ये नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन कम से कम होगा तो मशीन अच्छी चलेगी। ठीक है, सो इन मैनी सिचुएशंस लाइक इन अ मशीन विद डिफरेंट मूविंग पार्ट्स फ्रिक्शन डज हैव अ नेगेटिव रोल। तो बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा कूलर चल रहा है, उसमें फ्रिक्शन जनरेट हो गया तो कूलर का पंखा नहीं घूमेगा अच्छे से, या गाड़ी चल रही है उसके एक्सेल में फ्रिक्शन ज़रूरत से ज़्यादा लगने लग गया रस्टिंग की वजह से, तो फिर एनर्जी लॉस होगा, अच्छे से नहीं घूम पाएगी। तो बिल्कुल सही बात है, मशीन के अंदर के पार्ट्स में फ्रिक्शन का नेगेटिव रोल होता है। So it opposes the relative motion and thereby dissipates power in the form of heat, etc. So therefore, lubricants are a way of reducing kinetic friction in a machine. So machine में कैसे कम किया जा सकता है फ्रिक्शन? lubrication यूज़ करके, इंजन ऑयल यूज़ करके, फ्रिक्शन रिमूविंग ऑयल यूज़ करके, मशीन ऑयल जिसे बोलते हैं। So another way is to use ball bearings between the two moving parts of a machine. Since the rolling friction between ball bearings and the surface in the contact is very small, power dissipation is reduced. तो एक और तरीका है बॉल बेरिंग्स का यूज़ करके। तो बॉल बेरिंग्स का कॉन्सेप्ट समझो। जैसे मान लो सपोज हमें इस सरफेस के ऊपर ये सरफेस स्लाइड कराना होता, और पहली सिचुएशन में हम इस सरफेस से टच करके दूसरा सरफेस रख देते, ये रख दिया दूसरा सरफेस। ठीक है, ये जो हरा वाला है ये दूसरा सरफेस है और जो अंदर वाला है वो पहला सरफेस है। तो यहाँ पे कांटेक्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा होता। अब इसके बजाय अपन दूसरा काम ऐसा कर सकते हैं कि ये अंदर वाला सरफेस लिया और बाहर वाले सरफेस को दूर रखते हुए बीच में बॉल बेरिंग्स लगा दी। अच्छे से बनाता हूँ मैं। अंदर वाला सरफेस लिया और बॉल बेरिंग्स बना दी यहाँ पे, इनको बॉल बेरिंग्स कहा जा रहा है। और फिर हमने इसके बॉल बेरिंग्स को टच करते हुए दूसरा सरफेस लगा दिया। तो अब स्लाइडिंग ज़्यादा बेटर हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अब रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन यहाँ पे देखो पॉइंटी टच है, एक बॉल बेरिंग से इसका एक पॉइंट टच है, दूसरे उसी बॉल बेरिंग से दूसरे सरफेस का दूसरा पॉइंट टच है। तो क्लियरली ये जो सरफेस एरिया है ये रिड्यूस हो जाएगा और रोलिंग फ्रिक्शन लगने लग जाएगा यहाँ पे। तो ये बॉल बेरिंग का कॉन्सेप्ट होता है ना। हमारे जितने भी एक्सेल वगैरह सिचुएशन रहती है उसमें बॉल बेरिंग्स यूज़ होते हैं, ना कि डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं घुमाने के लिए। सो आई होप ये तुम्हें समझ में आ रहा है। So since the rolling friction between ball bearings and the surfaces in contact is very small, power dissipation is reduced. A thin cushion of air maintained between solid surfaces in relative motion is another effective way of reducing friction. ठीक है, तो जैसे मान लो कि हर जगह तो बॉल बेरिंग्स नहीं लगा पाते, तो क्या कर सकते हैं, दो सरफेसेस एक दूसरे पे स्लाइड हो रहे हो तो उनके बीच में वैक्यूम डेवलप कर दिया। ठीक है, ऐसा वैक्यूम डेवलप कर दिया कि भाई वैक्यूम नहीं सॉरी एयर इन्फिल्ट्रेट कर दी उनके बीच में, ऐसी एयर इन्फिल्ट्रेट की कि बाहर ना निकल पाए वो। तो ये एक दूसरे से टच नहीं हो पाएंगे, और टच नहीं हो पाएंगे तो ऊपर ऐसे एक दूसरे की वजह से एयर की वजह से स्लाइड होते रहेंगे, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन कम हो जाएगा। या दूसरा सिचुएशन कि कुछ ल्यूब्रिकेशन डाल दो, ऑयल डाल दो यहाँ पे, ताकि ऊपर वाले सरफेस का कांटेक्ट सरफेस नीचे वाले सरफेस के कांटेक्ट सरफेस से एग्जैक्टली फिजिकल टच ना हो, उनके बीच में एक लेयर आ जाए, किसकी, ऑयल की, तो फ्रिक्शन ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन एयर कुशन। कहा गया, तो थिन कुशन यानी कि एयर कुशन। एयर कुशन ना हो के वो किसी ऑयल कुशन भी हो सकता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सो इन मैनी प्रैक्टिकल सिचुएशंस हाउएवर फ्रिक्शन इज क्रिटिकली नीडेड। लेकिन कुछ सिचुएशंस में फ्रिक्शन चाहिए ही चाहिए। सो काइनेटिक फ्रिक्शन दैट डिसिपेट पावर इज नेवरदलेस इंपॉर्टेंट फॉर क्विकली स्टॉपिंग रिलेटिव मोशन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा तो गाड़ी रुकेगी नहीं। जैसे मान लो तुम ऐसी रोड पे चला रहे हो गाड़ी जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर तो गाड़ी रुकेगी नहीं। तो मतलब कि फ्रिक्शन होना ज़रूरी है, गाड़ी रुकना इंपॉर्टेंट है ना, गाड़ी रोकना भी तो चाहते हैं।
So just a second. हाँ, तो क्या बात कर रहे थे कि भाई काइनेटिक फ्रिक्शन भी डिज़ायरेबल है कुछ कुछ सिचुएशन में, अदरवाइज रिलेटिव मोशन रुकेगा नहीं, गाड़ी रुकेगी नहीं। ठीक है, तो मशीन के अंदर तो अनडिज़ायरेबल है फ्रिक्शन, लेकिन रोड वगैरह पे डिज़ायरेबल है फ्रिक्शन. So kinetic friction that dissipates power is nevertheless important for quickly stopping relative motion. It is made use of by brakes in machines and automobiles. Similarly, come on. देखो, similarly, static friction is important in daily life. We are able to walk because of friction. फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल नहीं पाते. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ कार टू मूव ऑन अ वेरी स्लिपरी रोड. किसी भी एक चिकनी रोड पे कार को मूव करना बहुत ही टफ है. ऑन एन ऑर्डिनरी रोड, the friction between the tires and the road provides the necessary external force to accelerate the car. अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा तो कार एक्सेलरेट नहीं कर पाएगी, रोलिंग नहीं हो पाएगी अच्छे से. तो ये बात हमें समझनी है और दिमाग में बिठानी है कि फ्रिक्शन अनडिज़ायरेबल नहीं होता है, डिज़ायरेबल भी होता है. फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट सर्कुलर मोशन पे. तो सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले एक बात मैं तुम्हारे दिमाग में बिठाना चाहूँगा. वो बात ये है, एक्चुअल बात है, इसको मतलब रट भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. जब हम सर्कुलर मोशन डिटेल में पढ़ेंगे तब हमारी ये बात समझ में आएगी. तो इमेजिन करो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चल रहा है. तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है कि यहाँ पे भी उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ भी उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड थी. तो क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी हर पॉइंट पे? यहाँ पे जो वेलोसिटी है, क्या वही वेलोसिटी यहाँ पे है? तो अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ, तो फिर तो तुम वेक्टर को कंसीडर नहीं कर रहे हो. वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है. इसका मतलब ये वाली जो वेलोसिटी है, v1 बोल देते हैं इसको, दिस इज़ नॉट v2, है ना. v1 और v2 बराबर नहीं है, ये कुछ अलग है. मतलब कि हर मोमेंट पे सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो इस बात को कंठस्थ तरीके से याद रखो कि वेलोसिटी of the particle changes at every moment of the circular motion. हर मोमेंट पे वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है. तो अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि भले ही स्पीड उसकी सेम हो हर पॉइंट पे, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. इसका मतलब कि एक्सेलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट. सो दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, या द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव सम एक्सीलरेशन. तो उस एक्सीलरेशन के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ. उसको फ़िलहाल के लिए याद करना है. तो जो लोग पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन, वैसे तो मैं तो कोई नहीं पढ़ा, लेकिन जो ये वीडियो को देख रहे होंगे, जो पढ़ चुके होंगे अपनी लाइफ में कभी ना कभी, उनके लिए ये बात बहुत ही ऑब्वियस, उन्हें पता ही है कैसे आता है. लेकिन अभी अपन को बस इस बात को याद रखना है कि इमेजिन करो कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चल रहा है, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v है. बहुत गौर से देखना, सर्कल जैसा बन नहीं रहा. ये क्यों नहीं बन रहा? अब बनेगा. बन जा. बन गया. तो ये पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, लेट से इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट पे जब पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी इससे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, उसको v बोल रहे हैं, ठीक है. तो इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा, तो इसका एक्सीलरेशन इस मोमेंट पे सेंटर की तरफ होता है, ठीक है. एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ आता है.
उसको बोलते हैं अपन सेंट्रीपिटल एसिलरेशन, क्योंकि वो सेंटर की तरफ है इसलिए उस एसिलरेशन का स्पेशल नाम हो गया सेंट्रीपिटल एसिलरेशन। ठीक है, सो क्या है ये सेंट्रीपिटल एसिलरेशन, सेंट्रीपिटल एसिलरेशन की मैग्नीट्यूड क्या होती है, इसको AC बोल देते हैं, AC, C सबस्क्रिप्ट डिनोटिंग दैट सेंट्रीपिटल एसिलरेशन, और उसका मैग्नीट्यूड होता है V²/r के बराबर। R क्या है जहाँ पर, उस सर्कल की रेडियस, V क्या है उस मोमेंट पे उसकी क्या वेलोसिटी है। तो ये बस हमें याद रखना है कि सेंट्रीपिटल एसिलरेशन इज नथिंग बट V²/r। V क्या है जहाँ पर, V है स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, और R क्या है जिस भी सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस, V²/r। डायमेंशनली भी मिला के देखोगे तो ये सही आ जाता है। सेंट्रीपिटल एसिलरेशन इज गिवन बाय V²/r। ये मोमेंटरली होता है, क्यों, क्योंकि जब आगे पहुंच जाएगा पार्टिकल तब डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा एसिलरेशन का, टुवर्ड्स सेंटर। सो सेंट्रीपिटल एसिलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है V²/r और इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर। महसूस भी कर सकते हो, अगर मान लो तुम गोल गोल घूमने लग गए कहीं पे, तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम हम बाहर फिका रहे हो। क्यों बाहर फिका रहे हो, क्योंकि तुम्हारा एसिलरेशन अंदर साइड लगता है और तुम पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाता है बाहर की तरफ, इसलिए बाहर फिका जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि तुम एक बस में बैठे हुए हो और वो टर्न ले रही है ऐसे, सो अंदर जो यहाँ पे बच्चा बैठा है उसको क्या होगा, उसको ऐसा लगेगा कि मैं बाहर फिका रहा हूँ। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बस जो है, बस का एसिलेशन इस तरफ होता है तो उसका सूडो रिएक्शन मिलता है हमें, सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसका सीडो रिएक्शन बच्चे पर बाहर की साइड लगता है। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। सिमिलरली अर्थ मूव करती है सन के अराउंड, लेट्स से ये सन है और अर्थ सन के अराउंड मूव करती है ना। ये तो हमें बाद में पता चला कि इलेप्टिकल ऑर्बिटल में मूव करती है, हम सिंप्लिसिटी के लिए, सिंपल कैलकुलेशन के लिए उसे सर्कुलर ऑर्बिट मान लेते हैं। तो लेट्स से सन, अर्थ की वेलोसिटी इस मोमेंट पे v है अगर, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, वो कितना होता है V²/r। एसिलरेशन लगता है मतलब V²/r। तो एसिलरेशन कैसे लिखेंगे, मास इंटू एसिलरेशन, फोर्स कैसे लिखेंगे, मास इंटू एसिलरेशन, तो फोर्स हो जाएगा सन की तरफ mv²/r, और वो कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स Gmm/r²। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ो, इस बात को, केवल इतनी बात ध्यान में रखो कि सेंट्रीपिटल एसिलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है V²/r और वो सेंटर की तरफ लगता है। बस इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी है। क्यों, क्योंकि अगला वाला कॉन्सेप्ट उसी पर बेस्ड है। So we have seen in chapter 4 that acceleration of a body moving in a circle of radius r with uniform speed v is v²/r directed towards the center. ठीक है, so according to the second law the force Fc providing this acceleration must be mass into acceleration. मास है m और acceleration है v²/r, तो इसको इसने फोर्स को कंबाइन करके mv²/r लिख दिया. So where m is the mass of the body, this force is directed towards the center and is called the centripetal force. तो इस फोर्स को जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वजह से जनरेट हो रहा है उसको बोलते हैं अपन सेंट्रीपिटल फोर्स. So for a stone rotated in a circle by string, the centripetal force is provided by the tension in the string. तो इमेजिन करो कि टॉप व्यू देख रहे हैं अपन और एक पत्थर को रोटेट किया जा रहा है स्ट्रिंग से पकड़ के गोल गोल. तो ये स्ट्रिंग है और ऐसे गोल 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 सर्कुलर पाथ में इस ऑब्जेक्ट रोटेट किया जा रहा है. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट इसकी वेलोसिटी है v. तो एक्सीलरेशन क्या होगा अगर इसका एफ बनाया जाए, तो एक्सीलरेशन होगा इस तरफ, कितना होगा v²/r. क्यों होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लग रहा है इस पर, और कोई एक्सीलरेशन नहीं है. ठीक है, रेडियस है इस रस्सी की, तो एक्सीलरेशन मार्क किया इसका v²/r. और एफ बनाया जाए तो इसको कौन खींच रहा होगा, इसको टेंशन खींच रहा होगा. एक्सीलरेशन इज v²/r एंड द नेट फोर्स इज टेंशन.
तो F इज इक्वल लिखें सेकेंड ऑफ मोशन से, जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ एक्सीलरेशन है. सो फोर्स इज ओनली टेंशन, मास इज एंड एक्सीलरेशन इज v स्क्वायर बाय r. तो टेंशन क्या हो जाएगा इस केस में, m इंटू वी स्क्वायर बाय r. सो ऐसे लिख सकते हैं अपन. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये टेंशन के केस से जनरेट हो रहा है. टेंशन इज द रिस्पॉन्सिबल फोर्स विच इज़ जनरेटिंग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. ये बात अपन को समझनी है. या ऐसे दूसरे शब्दों में कहें कि टेंशन इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स. फिर आगे बढ़ते हैं. अब प्लैनेट भी गोल गोल घूम रहा है. सो सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो वहाँ तो कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है. जब कोई प्लैनेट सन के अक्रॉस घूमता है तो वहाँ तो कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है. तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन जनरेट कर रहा होगा, वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कर रहा होगा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, है ना. जो सन उसको ग्रेविटेशनल पुल दे रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कर रहा होगा. ठीक है. अच्छा, गाड़ी भी घूमती है गोल गोल. अगर तुम हाईवे पर गाड़ी चलाने लग जाओ और ऐसे गोल गोल घूमने लग जाए गाड़ी, तब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा, तब सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स दे रहा होगा रोड का, अगर रोड हॉरिजॉन्टल है तो. अगर रोड हॉरिजॉन्टल नहीं, थोड़ी सी बैंक्ड है, बैंक्ड मतलब टिल्टेड, तब नॉर्मल रिएक्शन भी आ जाएगा पिक्चर में, जो देने लग जाएगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स. सो नेक्स्ट पॉइंट, for a car taking a circular turn on a horizontal road, the centripetal force is the force of friction. The circular road on a car on a flat and banked road gives interesting application of the laws of motion. ठीक है. अब मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूँ जिसको तुम गौर से फील करो. तो हाईवेज पर ये फिनोमेनन तुम्हें एनकाउंटर होता होगा. तो हाईवे पर जब टर्न होते हैं तो बैंक कर दिया जाता है रोड को. बैंक का मतलब कि उसे टिल्ट कर दिया जाता है, उसको थोड़ा सा ऊपर एंगल में शिफ्ट कर दिया जाता है. क्या कहने का मतलब है कि जैसे क्रॉस सेक्शन व्यू बना रहे हैं अपन रोड का, तो एक ये हॉरिजॉन्टल है ना, धरती का सरफेस ऐसा है और रोड ऐसी जा रही है और हॉरिजॉन्टली ये चली गई. या दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि यह धरती का हॉरिजॉन्टल सरफेस है और हमने रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, ऐसी जा रही है रोड, ये टिल्टेड है, बैंक्ड रोड है, इसको बोलते हैं दिस इज़ बैंक्ड रोड. बैंक्ड रोड, बैंक का मतलब अकाउंट खुलता है वो वाला बैंक नहीं. बैंक का मतलब है कि इसको थोड़ा सा ऊंचा उठा दिया, टिल्ट कर दिया इसको. दिस इज़ बैंक्ड रोड एंड दिस इज़ अनबैंक्ड रोड. ठीक है. तो ये तो इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है. टॉप व्यू कैसा दिखेगा, टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा. ये चक्कर ले रही है अगर रोड, तो मान लो सपोज ये है रोड का स्ट्रक्चर, टॉप व्यू दिख रहा है हमको. ये चीज़ बनाई हुई है वो एग्जैक्टली ये चीज़ है यहाँ पे. अब ऊपर से देखेंगे तो बैंक्ड रोड भी ऐसी ही दिखेगी, है ना, ऊपर से तो सेम ही दिखेगी. टॉप व्यू इसका भी ऐसे ही रहेगा. तो टॉप व्यू इसका देखें बैंक्ड रोड का तो भी वो ऐसी ही दिखेगी. ठीक है. ये वाली जो चीज़ है वो ऐसी मार्क्ड है यहाँ पे. अच्छा, जब कोई कार या कुछ ऐसे जो हमको दिख रहा है यहाँ पे व्हीकल, वो टर्न ले रहा है, मतलब कि वेलोसिटी उसकी टेंजेंशियली है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. सो एक्सेलरेशन किस दिशा में होगा, एक्सेलरेशन उसका सेंटर की दिशा में होगा. तो अगर इस पिक्चर में मार्क करूँ मैं तो कैसा दिखेगा मुझे वो व्हीकल ऐसा दिखेगा. ये टायर हैं उसके, और ये यहाँ पे लिखा है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला. ये पीछे का व्यू दिख रहा है ना, यहाँ पे इसकी नंबर प्लेट लगी हुई है. तो यहाँ पे इस फोर्स को मार्क कर दो, कैसा मार्क होगा, वो इस तरफ मार्क होगा. ठीक है. एक्सीलरेशन इसका इस तरफ हो रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. इस सिचुएशन में टॉप व्यू देखें तो ऐसा दिख रहा है व्हीकल, उसका किस तरफ है नेट एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ, जिस भी वो सर्किल का राउंड मार रहा है. ठीक है. इधर से देखें तो क्या होगा,
इधर से ऐसा दिख रहा होगा, और यही वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि सेंटर तो इसी डायरेक्शन में। तो कुल मिला के ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये जनरेट करने वाले कौन कौन है ये देखते हैं अपन दोनों सिचुएशन में। तो पहली सिचुएशन में कौन है? पहली सिचुएशन में तो केवल फ्रिक्शन है, क्योंकि नॉर्मल तो एकदम परपेंडिकुलरली ऊपर लग रहा है, सो ओनली फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, दूसरी सिचुएशन में नॉर्मल इस तरफ लग रहा है, सो नॉर्मल का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट पैरेलल, इसको बोलते हैं एन परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं एन पैरेलल। और फ्रिक्शन इस दिशा में लग रहा है, तो फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट जाएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो फ्रिक्शन परपेंडिकुलर एंड दिस इज फ्रिक्शन पैरेलल। सो ये नॉर्मल और ये फ्रिक्शन के कंपोनेंट दोनों मिलके यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं। तो ज़्यादा अच्छी टर्निंग पॉसिबल कहाँ हो पाएगी? यहाँ पे ज़्यादा सेफ टर्निंग पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि ज़्यादा फोर्स मिल रहा है इसको। ठीक है, सो बैंक्ड रोड में अभी मतलब तो मैथमेटिक्स कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बट कंक्लूजन कि बैंक्ड रोड में ज़्यादा स्पीड में ऑब्जेक्ट को निकाला जा सकता है, क्योंकि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट विल बी इक्वल्स टू mv²/r, और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो mv²/r के बराबर होगा। तो यहाँ तो केवल एक ही फ्रिक्शन वैल्यू, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का एक और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट, दो फोर्स मिलके mv²/r को जनरेट कर रहे हैं। सो v की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा आ जाती है। मतलब सेफ टर्निंग लेने के लिए अगर मान लो हाईवे पे कोई हमें टर्न बनाना है तो हमें उसको बैंक करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा तेज़ स्पीड से निकल जाए ऑब्जेक्ट अपना या व्हीकल अपना। अगर बैंक नहीं किया तो हो सकता है स्लाइड कर जाए वो। तो ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। और ये चीज़ अपन डिटेल में देखेंगे, तो इसके मैथमेटिक्स को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, वो अपन डिटेल में देखेंगे जब उस पे पहुँच जाएंगे। बस अभी इसकी थ्योरी को समझो कि अगर बैंक्ड रोड है तो फिर हमें फ्रिक्शन के अलावा नॉर्मल रिएक्शन से भी सहायता मिल जाती है और टर्निंग ईजी हो जाती है। तो इसको पढ़ लेते हैं ताकि दिमाग में भरा रहे। तो मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, 3 फोर्सेस एक्ट ऑन द कार। एक तो उसका वेट, एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। So as there is no acceleration in the vertical direction, n minus mg is equals to 0. वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। पहला केस लिया इसने जब बैंक्ड नहीं है रोड, अनबैंक्ड वाला केस लिया है। केवल अपन को इतने डायग्राम पर फोकस करना है, बाकी सबको भूल जाओ। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ है? इस तरफ। mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, और ये गाड़ी टर्न मार रही है, गोल 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 घूम रही है। टॉप व्यू देखा जाए तो ऐसे गोल घूम रही है। इसका मतलब एक्सीलरेशन किस तरफ है? इसका इस फ्रिक्शन की तरफ। ऊपर और नीचे डायरेक्शन वाले फोर्सेस तो बैलेंस आउट हो रहे होंगे, क्योंकि ऊपर नीचे वाले डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। सो एज देयर इज नो एक्सीलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू 0, तो n इज इक्वल्स टू mg लिख दिया। ठीक है, उसके बाद द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन इज अलोंग द सर्फेस ऑफ द रोड। सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए इसको गोल घुमाने के लिए, वो अलोंग द सर्फेस ऑफ द रोड होगा, इसके अलोंग, फ्रिक्शन के अलोंग। ठीक है, एंड इज प्रोवाइडेड बाय द कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द रोड एंड द कार टायर्स अलोंग द सर्फेस। दिस बाय डेफिनेशन इज द फ्रिक्शनल फोर्स। यही तो फ्रिक्शनल फोर्स है। सो नोट दैट इट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन है इस केस में जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो स्लाइडिंग। जब कार नॉर्मली चल रही होती है, रोलिंग में होती है, तब वहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हो रही होती है और काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आता। तब कौन आता है? केवल और केवल स्टैटिक फ्रिक्शन। इसलिए यहाँ पे ऐसे उसने बताया है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेज द इम्पेडिंग मोशन ऑफ द कार मूविंग अवे फ्रॉम द सर्कल। तो मान लो सपोज ये टॉप व्यू पे फोकस करो कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता रोड पे, तो ये जो अपनी कार है ये कैसे निकल जाना चाहती? ये तो ऐसे चले जाना चाहती, स्लाइड हो जाती, सर्कल से मूव आउट कर जाती है ना, सीधी निकल जाती। लेकिन गोल क्यों घूम पा रही है? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है ना। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मोशन किस तरफ होता उसका? अवे फ्रॉम द सर्कल। लेकिन इम्पीडिंग मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? इस तरफ। तो कभी हमारे दिमाग में ऐसे डाउट आ जाए कि यार गाड़ी गोल घूम रही है किसी रोड पर,
तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, तो हम कहेंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, क्योंकि अगर तुम गाड़ी को टर्न करा देते और फ्रिक्शन नहीं होता तो गाड़ी सीधी निकल जाती। इम्पीडिंग मोशन उसका अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल है, ना कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। टेंडेंसी टू मूव उसकी बाहर है, तो टेंडेंसी जिस तरफ मूव करने की उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस द इम्पीडिंग मोशन ऑफ द कार मूविंग अवे फ्रॉम द सर्कल, और जिसका निष्कर्ष क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल लगेगा जिस सर्कल में वो घूम रही है। बस इतनी सी बात है ये। तो इतना ही करते हैं आज, और नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये जितना भी हमने थ्योरी पढ़ी है इसको तुम अच्छे से, जो भी तुम्हारे दिमाग में डाउट उठ रहे हैं उसको क्लियर करो, और क्लियर कर लो सारी चीज़ें। इसके बाद अपन बिजनेस पे आएंगे। बिजनेस मतलब कि एकदम कैसे क्वेश्चन आएंगे कंपटीशन एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये थ्योरी तुम्हारे जहन में होनी चाहिए। ये सारी जो भी बातें अपन ने पढ़ी ये क्लियर होनी चाहिए, तभी अपन उसकी पिक्चर बना पाएंगे, नहीं तो फिर वो चीज़ एलियन के तौर पे चलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्लास में अपन वापस पहुंचेंगे अपने न्यूमेरिकल पार्ट पे, जहाँ पे अपन ने एफबीडी बनाना सीख लिया था, फोर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल्स टू एम ए लिखना सीख लिया था, है ना। ये सारी चीज़ें देखेंगे, इम्पल्स देखेंगे डिटेल में, नोट्स बनाएंगे अच्छे से प्रॉपरली। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बाय सर। सर हाँ हर्षिता। सर मुझे कुछ चीज़ें पूछनी हाँ थी। पूछो, बताओ। आपने मेरे से फर्स्ट में कुछ बोला था क्या? कौन से में? जैसे ही मैं नहीं नहीं, तब कुछ नहीं बोला मैंने, तब मैं ऐसे ही नॉर्मल पढ़ा ही रहा था, तब मैंने कोई डाउट नहीं बताया। बताओ कौन सा डाउट है। हर्षिता आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ अब आ रही है। ओके सर, आपने कुछ पूछा था हाँ क्या? हाँ पूछो पूछो। मैं बोल रही थी कि ना, मैंने वो जो स्प्रिंग वाला आपने करने को बोला था ना, हाँ हाँ मैंने करा। हाँ तो उसमें ना क्या हुआ कि पहले ना जो बड़ा स्प्रिंग है हाँ उसको मैंने किया, तो हाँ वो थोड़ा सा टाइम ले रहा था, ठीक और है फिर मैंने उसको हाफ में काट दिया, ठीक है। फिर वो थोड़े से जल्दी हो गया अच्छा। पूरा। हम्म। तो मतलब ये स्प्रिंग लेंथ पे मैटर करता है क्या? हाँ स्प्रिंग लेंथ पे मैटर कर तो एक्चुअली क्या हुआ कि क्या ऑब्जर्वेशन, एक बार फिर से बताना, कि जब पूरे साइज़ का स्प्रिंग था तब ज़्यादा फोर्स लग रहा था, लेकिन कम हाँ साइज़ का स्प्रिंग हुआ तो कम फोर्स लगने लग गया, है हाँ ना। बिल्कुल तो ये ऐसा ऑब्जर्वेशन है। है। हाँ मेरे लिए तो यही है। अच्छा ठीक है। कौन सी स्प्रिंग थी, पेन की स्प्रिंग थी? हाँ मेरे पास पहले एक मोटी स्प्रिंग थी, हम्म। उसको कटने में बहुत मेहनत लग रही थी, तो मैंने हाँ। दूसरा स्प्रिंग निकाली पेन वाली। हम्म। तो उसको उसमें उसमें थोड़ा समझ आया। हम्म। तो महसूस हुआ ना कि जब अपन कंप्रेस करते हैं स्प्रिंग को तो भी वो बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, और जब एक्सटेंड करते हैं हाँ स्प्रिंग को तब भी वो अंदर की साइड खींचता है। मतलब जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग का उसके अपोजिट में फोर्स लगता है। हाँ हाँ, समझ आया। तो और बस सर मैंने हाँ। ना ज्यादा कुछ नहीं किया था हम्म। आज। मतलब मेरे को उतने क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, मैंने हम्म। आधे घंटे में कुछ उतने 5 करे, नहीं 6 किए मैंने। अच्छा, बने नहीं मुझसे क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस नहीं बताए, बताना ज़रा। हाँ ये मैं मैं स्क्रीन पे ले नोटबुक आता हूँ। देख। हाँ हम्म। सर, एक तो फोर्थ का आपने करने को बोला ही नहीं था। हाँ फोर्थ छोड़ दिया था। मेरे को 11th भी नहीं बना, उसके बाद 9th भी नहीं बना। ठीक है, और तो इसमें देखते हैं 11th वाले को। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट t is equals to 10 सेकेंड. A stone is dropped by a person standing on the top of the truck 6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड. What are the velocity acceleration of ठीक है,
तो इसमें कुछ नहीं बस प्रोजेक्टाइल का फंडा लगाना है। ये एक ट्रक है और ट्रक के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। कितने ऊपर है वो? 6 मीटर ऊपर है ग्राउंड से, यहाँ कॉर्नर पे खड़ा हुआ है। और 6 मीटर से उसने एक ऑब्जेक्ट को वो कर दिया, छोड़ दिया। सो ऑब्जेक्ट कैसा जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? पहले तो उसके पास कुछ ट्रक की जो वेलोसिटी है वो भी होगी, तो पहले तो वो इस तरफ जाएगा और फिर नीचे ऐसे गिरेगा वो, अगर ग्राउंड से देखें तो। और ट्रक से देखें, अगर ट्रक पे बैठा हुआ आदमी देखेगा इसको, तो वो तो ऐसे गिर जाएगा। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा ना, उसके बाद इसको ट्राई करना। इजी क्वेश्चन है ये, बनने का खुद से। ओके सर, फिर तो मैं और कौन 9th भी उसके बाद ही पढ़ लूंगी। 9th वाला है? पर 9th है वाला तो मैंने बोला ही नहीं था करने के लिए। अभी ओह इसमें रॉकेट ओके। प्रोपल्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा, वेरिएबल मास का, तो इसको अपन थोड़ा बाद में देखेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तब। और बाकी अच्छा बन गए ऊपर वाले? हाँ, मुझे 5 6 7 8 तो आ गए थे। ठीक है। और जो टॉप 2 है ना वो हम्म। एमसीक्यूज नहीं, उनको एक्सप्लेन करना था। तो अच्छा उनमें हाँ मतलब हाँ। उनमें ऐसे था कि कुछ कुछ क्वेश्चंस बने और कुछ हम्म, नहीं बने, तो वो तो मैं टेक्स्ट बुक देख के पढ़ लूंगी। ठीक है। टेक्स्ट बुक देख के समझना भी उन्हें कि क्यों, क्या कहना चाहता है वो और क्या तू सोच रही थी। ठीक है। यस सर। हाँ ओके सर, ठीक है, बाय चलो, बाय। ओके, बाय बाय।